ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पिछली कक्षा में मैंने आपको संपूर्ण प्रथम पाद दूसरे अध्याय का जो संपूर्ण प्रथम पाद है उसकी अभ्यावृत्ति करा दी थी और आज हम कक्षा 51 को पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे 51 को 51 को 50 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, आप सभी पाठक पढ़ सकते हैं। चलिएगा, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मित्रों जो दूसरा पाद है उसकी पूरी आवृत्ति करेंगे, उसके सूत्रों को ही अवलोकन करते हैं। चलिएगा, यहां तक ये हमारा हो गया था मयूर व्यंस का दयश्च, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिएगा आइएगा द्वितीय पाद। आज इसको पूरा कर लेते हैं। ये तत्पुरुष समास का ही अधिकार चल रहा है, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सूत्र है पूर्वापराधरोत्तरम एकादेश नयिका धिकरणे। इसका अर्थ था कि कोई एक द्रव्यवाची है, कोई माने एक द्रव्य है, उसी का एक भाग वो कहने वाला शब्द ध्यान देंगे। मानिएगा ये मेरा शरीर है, शरीर मेरे सारे अंगों को कहता है और उसी का एक भाग हाथ हो गया या पूर्व भाग हो गया, पश्चिम भाग हो गया, पीछे का आगे का, ये सारे उसके क्या हो गए। तो क्या है, एक द्रव्यवाची, एक अधिक्रमण एक द्रव्यवाची और उसी का अवयववाची कोई शब्द है। माने कौन से शब्द, पूर्व अपर अधर उत्तर, ये चार शब्द हैं, पूर्व अपर अधर उत्तर। तो इनका उस एक द्रव्यवाची माने ये जिसका भाग है तदवाची शब्द के साथ ही समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। इसको एक देशी समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको मैंने समझा दिया था कि पूर्वम कायस्य पूर्व कायः, काय का अर्थ शरीर हो गया, शरीर का ये पूरा भाग,
अब इसी का एक पूर्व का भाग, पूर्व का हम ऊपर का भी कह सकते हैं और सामने का भाग भी कह सकते हैं, पूर्व भाग, ठीक है। तो वो विवक्षा के अधीन है। तो उसी ये अब ये शरीर का ही पूर्व भाग को कहा जा रहा है। पूर्व शब्द शरीर के ही एक अवयव को कह रहा है, संपूर्ण शरीर को नहीं कह रहा। तो इसका और इसका दोनों का अधिकरण एक ही है, शरीर, परंतु ये अवयववाची है, ये अवयवीवाची है। तो अवयव और अवयवीवाची का समास हो जाता है, तो ये पूर्व में आ जाएगा, काय शब्द बाद में चला जाएगा। यहाँ कौन सा समास प्राप्त था, यहाँ पर था षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास आगे आएगा, षष्ठी कर देते तो क्या होता, काय शब्द पूर्व में आ जाता, पूर्व बाद में चला जाता। तो ऐसा प्रयोग मिलता ही नहीं है, पूर्व शब्द बाद में पूर्व में मिलता है। तो इसलिए इस सूत्र का विधान महर्षि पाणिनि को करना पड़ा। ऐसे नद्याः पूर्वम, पूर्व नदी, अपरम कायस्य अपर कायः, वृक्षस्य अपरम अपर वृक्ष, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर अर्थ, पूर्व अपर अधर उत्तर इत्येते सुबंता एकाधिकरण वाचना, एक द्रव्य वाचना, एक देशना, समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। और वो तत्पुरुष समास होता है, विकल्प करके समास होता है। चलिएगा, अब ये हो गया। अब ऐसा ही है कि आगे शब्द सूत्र है अर्धम नपुंसकम। ये भी क्या है, एकाधिकरणवाची, एक द्रव्यवाची, ठीक है, का अर्ध शब्द के साथ समास होता है। बिल्कुल वही है, वहां पूर्व पर थे। और अर्धम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में जो वर्तमान अर्ध शब्द होता है वो एकदम एक्यूरेट हाफ को कहता है, आधे को कहता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो इसका समास हो जाता है, और इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त था। नपुंसकलिंगे वर्तमानो योर्ध शब्दा सा एकाधिकरणवाचीना एक देशना सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सामा प्रविभागे अर्ध शब्दो नपुंसके वर्तते ततोन्यत्र पुल्लिंगः। नपुंसकलिंग में वर्तमान जो अर्ध शब्द है वो एकाधिकरणवाची, एक देशवाची सुबंत है, उसके साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, और वो तत्पुरुष समास होता है। और ठीक आधे भाग को कहने के लिए अर्ध शब्द नपुंसकलिंग में होता है। ये भी मैंने बता दिया आपको कैसे। अयम अपि षष्ठी समासापवाद, ये भी षष्ठी समास का ही अपवाद है, ठीक है। षष्ठी कर देते तो अर्ध शब्द बाद में चला जाता और षष्ठ्यंत पूर्व में आ जाता। अब क्या हो गया, षष्ठ्यंत बाद में चला गया, अर्ध पूर्व में आ गया, क्योंकि अर्ध शब्द की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम। पिप्पल्यार्धम पिप्पली, अर्ध पिप्पली, अर्ध कोशातकी, ये हो गया, सरल है, ठीक है। अब है आपका आगे द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्य तरस्याम। ये विकल्प करता है इसमें। ये कहता है कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इत्येते सुबंता एकाधिकरण वाचना एक देश सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। षष्ठी समासापवादोयम। कहते हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ और तुर्य ये भी एक द्रव्यवाची है, समानाधिकरणवाची शब्द के साथ ही विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, परंतु विकल्प से होते हैं, ठीक है, विकल्प से होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से एक विकल्प आ रहा था, फिर भी विकल्प कह रहे हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये विग्रह वाक्य तो विकल्प से होता ही है, ये समास भी विकल्प से होता है। इसमें जो दूसरा समास प्राप्त था षष्ठी, वो भी पक्ष में हो जाता है, ठीक है, वो भी पक्ष में हो जाता है। तो वही कहा अन्यतरस्याम ग्रहणेन पक्षे सोपि भवति, मन षष्ठी समास भी हो जाता। महाविभाषया तो विग्रह वाक्य विकल्प, विग्रह वाक्य का जो विकल्प होता है वो तो महाविभाषा जो ऊपर से आ रही है उससे होता है, यही पढ़ाया था मैंने। तो अब देखिएगा, द्वितीय भिक्षाया, द्वितीय भिक्षा, ये वाला समास हो गया षष्ठी पक्ष में, भिक्षा द्वितीय, और विग्रह पक्ष में ये रह जाएगा, तीन रूप बन गए, द्वितीय भिक्षाया, द्वितीय भिक्षा और भिक्षा द्वितीय, ये तीन रूप चलेंगे, ठीक है। तीनों का मुख्य रूप से अर्थ समान ही निकलेगा, ठीक है।
चलिएगा इसी प्रकार से ये तृतीय शब्द है, चतुर्थ है, तुरी है, इनका भी कर लेना है। प्राप्तापन्ने च द्वितीय, ये कहता है कि प्राप्त और आपन्न इत्येतौ सुबन्तौ द्वितीयांतेन सुबन्तेन सा विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। प्राप्त और आपन्न ये जो सुबंत हैं ये द्वितीयांत अन्य द्वितीय व्यक्त्यंत सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होते हैं। तो वही उदाहरण है। और तत्पुरुष समास होता विकल्प से होते हैं। प्राप्तो जीविकाम, प्राप्त जीविका, और द्वितीय समास पक्षे, तो विकल्प से समास होता है इसमें, और पक्ष में विग्रह वाक्य तो रहेगा ही। तो ये क्या है, पीछे हमने प्रथम पाद में समास पढ़ाया था आपको, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास में ये शब्द पढ़े हुए थे, द्वितीय शतातीत आदि में, ठीक है। तो उसमें जब ये विकल्प से होगा तब पक्ष में वो भी हो जाएगा, जीविका प्राप्त है ये भी हो जाएगा। ये द्वितीय तत्पुरुष समास का अपवाद है। तो अपवाद है तो पक्ष में ये भी होगा, विकल्प से हो रहा है पक्ष में वो भी हो जाएगा, और पक्ष में विग्रह वाक्य रहेगा। तो द्वितीय समास पक्षे जीविका प्राप्त। ये हो गया मित्रों। अब है आपका कालाह परिमाणिना, परिमाण वाचिना काल शब्दाः परिमाणि वाचिना सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि कालवाची जो परिमाण माने परिमाण वाले शब्द हैं, परिमाण को कहने वाले, वो परिमाणी वाची शब्दों के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कालवाची, जैसे मासो जातस्य मास जाता, माने ये परिमाणवाची है, परिमाणी वाची। ठीक है, और ये परिमाणवाची है। अंतर समझ लिया, ये परिमाणी और ये परिमाण दोनों में अंतर है। परिमाण होता है जिसका वो परिमाणी परिमाणवाची हो गया, और जिसका परिमाण होता है, माप होता है, वो परिमाणवाची होता है। तो परिमाण और परिमाणी दोनों प्रकार के शब्दों का आपस में समास कहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण आगे दिए हैं सारे। फिर है नहीं, नहीं तत्पुरुष बहुत समास प्रसिद्ध है, इसको मैंने विस्तार से आपको समझाया था, नहीं के कितने अर्थ होते हैं आदि आदि। ठीक है, तो नहीं का अर्थ नहीं इत्येतद् अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सा विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने नहीं, ये जो अव्यय है इसका विकल्प करके समास होता है। ठीक है, और जब समास करते हैं तो न के न का लोप हो जाता, अवच्छता है की संज्ञा हो जाती है। तो न ब्राह्मण ब्राह्मण, न क्षत्रिय क्षत्रिय आदि बन जाते हैं। ठीक है, ईषद अकृता, ईषत इत्ययं शब्दो अकृदन्तेन सुबन्तेन सा विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ईषत जो ये शब्द है थोड़ा अर्थ को कहने वाला, ये अकृदंत माने कृत भिन्न प्रत्यांत शब्दों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और तत्पुरुष समास होता है। जैसे ईषत चासौ कडारश्च ईषत कटारः कडारः। तो कडारः, कडार शब्द कैसा है, कृत प्रत्यांत नहीं है, कृत प्रत्यांत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ईषद पिंगलः, ईषद विकटः, ईषद उन्नतः, सभी ऐसे। ठीक है, षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास का मुख्य सूत्र यही है। ठीक है, षष्ठंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सा विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने षष्ठी विभक्तम समर्थ सुबंत का विकल्प करके समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। बहुत सारा लैटी का बहुत प्रयोग होता है, इसका ध्यान देंगे। राजा पुरुषा राजपुरुषा ब्राह्मण से कम्बला, ब्राह्मण कम्बला, राजा का पुरुष और ब्राह्मण का कंबल। याजकादिभिश्च, कहते हैं कि याजकादि माने याजकादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं उनके साथ भी षष्ठंतों का समास होता है।
ये आगे कुछ सूत्र आएंगे उसका अपवाद है। षष्ठी सूत्र के आगे अपवाद सूत्र आ रहे हैं, उसका अपवाद ये है। ठीक है, तो क्या है, षष्ठ्यंतम सुबंतम याजकादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। माने षष्ठंत सुबंत होता है वो याजकादि शब्दों के साथ विकल्प का समास को प्राप्त होता है, ये विकल्प से, और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण से याजका, ब्राह्मण याजका, यहाँ पर क्या है, याजका शब्द का आगे मूल प्रत्यांत का निषेध कहा है, निषेध कहा है, तो उस निषेध में भी यहाँ याजकादिगण में वो शब्द पढ़ दिए कि इनका तो हो ही जाता है षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, आइएगा अब षष्ठी समास का निषेध प्रकरण आरंभ हो गया। न निर्धारणे, ठीक है, निर्धारणे वर्तमानम षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सा न समस्यते। निर्धारण अर्थ में जो यतश्च निर्धारणम आदि से षष्ठी व्यक्ति होती है, तो वो षष्ठ्यंत पद समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त नहीं होता है, जो षष्ठी सूत्र से प्राप्त था, निषेध कर दिया। ठीक, जैसे मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतमा, तो यहाँ पर मनुष्याणाम का समास नहीं हुआ क्षत्रिय के साथ में, क्योंकि यहाँ यतश्च निर्धारणम से षष्ठी हो रही है, निर्धारण में ये षष्ठी है मनुष्याणाम। ठीक है, आगे पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन, ये कहते हैं कि पूर्ण प्रत्यंत गुणवाची सुहितार्थ माने तृप्त्यर्थक, सत सत माने क्षत्रिय और शानच, अव्यय तव्य प्रत्यांत समानाधिकरणवाची इत्येतैः सुबन्तैः सह षष्ठ्यंतम सुबंतम न समस्यते। पूर्ण प्रत्यांत शब्द हो गए, गुणवाची शब्द हो गए, और तृप्त्यर्थक तृप्ति के पर्यायवाची शब्द हो गए, तृप्ति शब्द हो गया, सत माने क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत हो गए, अव्यय माने कोई भी अव्यय हो गया, और तव्य तव्य प्रत्ययांत, जो तव्य प्रत्यय, तव्यक नहीं तव्य प्रत्यय, और समानाधिकरणवाची समानाधिकरणवाची जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों के साथ में षष्ठ्यंत पद का समास नहीं होता, इनका निषेध कर दिया। ठीक है, उदाहरण आपको पूरे हमने विस्तार से पढ़ा दिए हैं, ये आप पीछे देखेंगे। ठीक है, सभी के उदाहरण दिखा दिए हैं। ये यहाँ पर आपको पहला उदाहरण दिखा दिया है, ये आपको पूर्ण प्रत्यांत पंचमा, ठीक है, गुणवाची का दिखाया है शौक्ल्यम, और सुहितार्थ में ये सुहिता तृप्ता आदि दिखा दिया। ठीक है, ये सभी उदाहरण दिखा दिए हैं। चलिएगा आगे आपका ध्यान रखेंगे, जब भी षष्ठी समास की बात आए कहीं पर भी, तो आपको ये सूत्र याद रखने हैं कि निषेध तो नहीं हो रहा, कहीं मैं समास कर रहा हूं षष्ठी तो निषेध तो नहीं प्राप्त हो रहा, कहीं निषेध प्राप्त हो रहा है तो आप समास नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, चलिएगा आगे है कतेन च पूजायाम, पूजायाम याह कृत प्रत्ययो विहितः तेन सह षष्ठी न समस्यते। माने पूजा अर्थ में जो कृत प्रत्यय विहित किया गया उसके साथ भी षष्ठी का समास नहीं होता, षष्ठ्यंत का। तो पूजा अर्थ में कृत प्रत्यय से इनका तात्पर्य है कि मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च, इस सूत्र से जो कृत प्रत्यय विहित है तदंत शब्दों का षष्ठ्यंत के साथ में समास नहीं होता है। तो ये उदाहरण राज्याम मता, राज्याम बुद्धा, राज्याम पूजिता आदि दिए थे। ठीक है, आदि कारण वाचिना च, अधिकरण वाचिना कृतेन सा षष्ठी न समस्यते। माने अधिकरण में हुआ जो कृत प्रत्यय है तदंत शब्द का भी षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता है। कहीं पर अधिकरण में भी कृत प्रत्यय कहा है, जैसे कृतोधिकरणे च द्रव्य गति में विस्तार से पढ़ाया था आपको। तो इदम येषाम यातम, तो ये कृत प्रत्यांत का येषाम के साथ में समास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यातम में और भुक्तम में जो कृत प्रत्यय वो अधिकरण में है। यातम माने जाने का रास्ता, और भुक्तम माने खाने का स्थान, जब भोजन किया जाता है पाकशाला आदि, तो अधिकरण में है। चलिए कर्मणि च, कर्मणि या षष्ठी सा समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। कहते हैं कर्म में जो षष्ठी विधान की गई है तदंत शब्द का भी षष्ठी
षष्ठी का समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है। कर्म में षष्ठी कौन से की गई है, कहते हैं वह प्राप्त कर्मणि, इस सूत्र से जो षष्ठी की गई है उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, कर्त कर्मणों कृति का निषेध नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका निषेध कर रहे हैं। तो इससे जो षष्ठी होती है उसका भी समास नहीं होता है। उदाहरण आपको पहले बता दिए है। आगे आपका काभ्याम कर्तरी, माने त्रिच प्रत्यांत शब्द और उणुल प्रत्यांत शब्द। उणुल का ना जिसका अक बचता है, उणुल है, अणुच है आदि हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कर्तरी यऊ त्रिच अकऊ ताभ्याम सा कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते। कहते हैं कर्ता में जो त्रिच प्रत्यय कर्ता में होता है, और ये अक माने उणुल आदि भी कर्ता में होते हैं। तो कर्ता में आए तो उनमें जो षष्ठी की गई है किसी सूत्र से, तो वो षष्ठी भी क्या है, समास को प्राप्त नहीं होती है। हाँ, इन प्रत्यांत शब्दों के साथ में कर्म में जो षष्ठी, ऐसा है, इन प्रत्यांत शब्दों के साथ में जो कर्म में जो षष्ठी किसी दूसरे शब्द में की गई है उसका समास नहीं होता इनके साथ में। तो यहां पर कर्म में षष्ठी करने वाला सूत्र है आपका कर्तृकर्मणो कृति। इस सूत्र से यहां पर क्या है, कर्ता और कर्म माने कर्म में षष्ठी सूत्र से होती है, उसका निषेध किया जा रहा है। ठीक है, चलिए कर्तरी च, कर्तरी माने कर्तरी या षष्ठी सा अकांतेन सह न समस्यते। कर्ता में जो षष्ठी विभक्ति है कर्तृकर्मणो कृति, तो कर्ता में जो षष्ठी विभक्ति है उस वह भी क्या है, अकांत माने जो ऊपर अक दिया है उणुच आदि का, उसके साथ में समास को प्राप्त नहीं होती, अर्थात समास नहीं होता है। ठीक है, शायिका जागरिका इसमें क्या है, ये षष्ठी है, अकांत शब्द है, और ये तब और मम में कर्तरी में षष्ठी है। ठीक है, तो ये अकांत शब्द है दोनों। नित्यम क्रीडा जीविकयोः, यहां नित्य आ गया, विभाषा हट गया, ऊपर से विभाषा आ रहा तो थोड़ी देर के लिए हट गया। कहते हैं क्रीडार्थे जीविकार्थे च षष्ठ्यंतम सुबंतम अकांतेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। क्रीडा के अर्थ में और जीविका के अर्थ में जो षष्ठ्यंत सुबंत है वो अकांत, अकांत माने वही ऊपर वाला अक शब्द के साथ में नित्य ही समास होता है, तत्पुरुषस्य, और वो तत्पुरुष समास होता है। पूर्व से निषेध था, इससे विधान कर दिया कि क्रीडा के अर्थ में अथवा जीविका के अर्थ में षष्ठी आई है तो। ठीक है, चलिएगा यहां पर ऐसा समझना हमको, माने जो समास हो रहा है उससे यदि क्रीडार्थ, ठीक है, क्रीडार्थ और जीविकार्थ प्रतीत हो रहा है तो समास होता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, कुगति प्रादय, कुशब्दो गति संज्ञका प्रादयश्च शब्दा समर्थेन शब्दांतरेण सा नित्यम समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कुशब्द और गति संज्ञा, जिनकी गति संज्ञा होती है, और प्रादय है 22, उनका दूसरे किसी शब्द के साथ में नित्य ही समास प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नित्य होता है इनका। तो उदाहरण आपको दे दिए थे, उपपदम आतिंग, तो यहां पर मैंने आपको अर्थ बता दिया था, इसमें जो गलत अर्थ दिया था सही अर्थ मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना था, उपपदम अतिंग, यहां पर अर्थात यहां पर ये जो अर्थ लिखा था अतिगंतम उपपदम समर्थेन शब्दांतरेण सा नित्यम समस्यते, तो इसका इसके साथ में संबंध नहीं है। क्या इसका इसके साथ में संबंध नहीं है?
ध्यान देंगे। यहां ऐसा था कि उपपद का अतिगंत तिंग भिन्न शब्द के साथ में नित्य समास होता है, तिंग के साथ में समास नहीं होता है उपपद संज्ञक का, ये था इसका। ठीक है, तो वही उदाहरण दिए थे, कुंभम करोति कुंभकारः। ठीक है, तो यहां पर कार के साथ में समास हुआ था कुंभ का, तो ये क्या है, कार शब्द क्या है, अतिंगंत है, तिंग नहीं है, तिंग नहीं है, इसलिए यहां पर ये गलत लिखा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने तभी सही करा दिया है, पीछे कक्षाओं में पढ़ लिया है आपने। चलिएगा, अमयी वाव्ययेन, ये भी ऊपर वाले सूत्र का ही नियम करता है। ठीक है, अव्ययेन उपपदस्य या समासः सो अमन्तेन अव्ययेन इव सह भवति नान्येन। ठीक है, कहते हैं अव्यय के साथ में ऊपर वाले सूत्र से जो किसी उपपद का समास होता है तो वो केवल और केवल अमंत अव्यय के ही साथ होता है, दूसरे अव्यय के साथ में नहीं होता है, अमंत अव्यय। और दूसरा साथ में ये भी एक नियम निकल रहा था एवकार से, यहां पर एव के द्वारा, कि जिस सूत्र में केवल अमंत प्रत्यय का ही विधान किया गया है, दूसरे प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है, उस सूत्र से विहित जो अम प्रत्यांत माने अणमुल आदि है उसी के साथ समास होता है, अन्य के साथ समास नहीं होता। ये दो नियम निकले थे, एक नियम एवकार के द्वारा निकला था और एक सूत्र के पठन सामर्थ्य से निकला था। ठीक है, तो वही उदाहरण दिए कि स्वादुंकारम भुंक्ते, संपन्नंकारम भुंक्ते, लवणंकारम भुंक्ते। ठीक है, दो नियम ध्यान रखेंगे, ये मैंने विस्तार से समझाया, अभी समझाने का यहां पर अवसर नहीं है। और यहां लिख भी दिया था, जहां उपपद का समास पूर्व सूत्र से सिद्ध था अतः नियम हो जाता, सूत्र बनाते तो पुनः एवकार अमंत उपपद का ही विशेषण हो, इस इष्ट का अवधारण करने के लिए है। अर्थात जिस सूत्र के द्वारा केवल अम अणुमूलादि प्रत्यय का ही विधान हो वही तदंत के साथ समास हो, अथवा अणुमूल दोनों प्रत्ययों का जहां एक साथ विधान हो वहां इस सूत्र से समास अणुमूल प्रत्यय वाले के साथ में ना हो। चलिएगा आगे, विस्तार तो आपको हमने पहले ही करा दिया है। आगे था तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम, ये आगे वहां तीसरे अध्याय के चौथे पाद में उपदंश तृतीयायाम से लेकर के अनुच्छानुलोम्य, इन सूत्रों के बीच में जिनकी उपसंज्ञा है, ठीक है, उसको बता रहे हैं कि उपदंश तृतीयायाम इति सूत्रमारभ्य यानी उपपदानि तानि तृतीया प्रवृत्तिनि उपपदानि अमन्ते नैवाव्ययेन सा अन्यतरस्याम समस्यन्ते। ऊपर वाले सूत्र से नित्य कर रहे थे तो इसने विकल्प कर दिया, उसमें थोड़े से भाग में इतने से लेकर के यहां से लेकर के इतने बीच के सूत्रों से विहित अणुमूल प्रत्यांत के साथ में विकल्प कर दिया है। ठीक है, बाकी में ऊपर वाला नित्य करेगा। चलिएगा आगे आपका तृतीया प्रवृत्तिनि उपपदानि क्त्वा प्रत्यांतेन सा अन्यतरस्याम समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। इसमें क्या है, अमयि वाव्येन से नियम से क्या है, जो उस प्रकरण में क्त्वा प्रत्यय का समास रुक गया था, क्त्वा प्रत्यांत भी अव्यय होते हैं, उपपद मतिंग से समास प्राप्त था, उसका निषेध अव्यय नियम कर दिया, तो क्त्वा का प्राप्त नहीं था तो उस क्त्वा का भी विकल्प से विधान कर दिया, क्त्वा प्रत्यांत के साथ भी उपपद का विकल्प से समास हो जाता है। तो उच्चैः कृत्य, वही कहते हैं तृतीया प्रवृत्तिनि उपपदानि क्त्वा प्रत्यांतेन सा अन्यतरस्याम समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तृतीया प्रवृत्ति माने उपदंश तृतीयायाम से लेकर के अन्वच्छानुलोम्य के बीच में यदि क्त्वा प्रत्यय का है तो तदंत के साथ में विकल्प से उपपद का समास हो जाता है। चलिएगा, ये आपका तत्पुरुष समास का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब
यहाँ पर ये आपको बता ही दिया था हमने, ये अन्यतरस्याम इसलिए पढ़ा है, पीछे से विभाषा आ रहा था क्योंकि बीच में नित्यम क्रीड़ा जीविकयो सूत्र आ गया तो नित्यम की अनुवृत्ति चल पड़ी थी, उसको रोकने के लिए अन्यतरस्याम दोबारा पढ़ा था। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा आपको बता दी थी कि अन्य पदार्थ प्रधाना बहुब्रीहि, माने प्राय अन्य पदार्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और कितने प्रकार का होता है विस्तार से मैंने समझाया था। शेषो बहुब्रीहि उक्ताद अन्य शेषा समासो बहुब्रीहि संज्ञको भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः, माने जो कह दिया आगे पीछे उससे बचा हुआ समास क्या बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसका अधिकार चलेगा आगे। अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेकम ये आइएगा, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते बहुब्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं अन्य पदार्थ को बताने के लिए जो अनेक पद सुबंत हैं वो आपस में समास को प्राप्त होते हैं विकल्प करके, और वो तत्पुरुष समास वो बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष चल रहा, तत्पुरुष ध्यान आ रहा, बहुब्रीहि होता है। ठीक है, उदाहरण आपको काफी दिए गए हैं, बहुत सारे आपको शुरू से दिए जा रहे हैं। अब है आपका संख्या व्यया सन्ना दूर अधिक संख्या संख्ये। इसमें ये था कि अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या इत्येते सुबंता संख्ये वर्तमानया संख्या सा विभाषा समस्यन्ते बहुब्रीहिश्च समासो भवति। ये शब्द है अव्यय है, अव्यय जो भी होते हैं आसन्न शब्द है, अदूर शब्द, अधिक शब्द और संख्यावाची शब्द हैं। तो यहाँ संख्या से क्या कहना है, संख्य ही लेना है, ये मैंने समझा दिया था। तो इनका संख्य में वर्तमान जो संख्या माने पदार्थ को कहने वाली, किसी पदार्थ को कहने वाली जो संख्या है तदवाची शब्द के साथ विकल्प से समास होता है और वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, सरल अर्थ है, कठिन भी नहीं है। आगे आ जाइएगा, दिंग नामान्यंतराले। ये कहता है दिंग नामानि सुबंतानि अंतराले वाच्य परस्परम विभाषा समस्यन्ते बहुब्रीहिश्च समासो भवति। दिशावाची जो दिशाओं को कहने में प्रसिद्ध शब्द हैं उनका अंतराले माने बीच मध्य दिशा को कहना हो तो क्या है वो परस्पर आपस में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, उदाहरण आपको दे दिए थे। आगे तत्र तेने धमिति स्वरूपे, तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे पदे तेनेति तृतीयान्ते स्वरूपे पदे इदम् इत्येतस्मिन् अर्थे विभाषा समस्येते बहुब्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं कि तत्र माने सप्तम्यंत पद, माने दो से अधिक या दो या दो से अधिक, सप्तम्यंत होने चाहिए। तृतीय तेन माने तृतीयांत, दो से अधिक या दो, ये आपस में समास को प्राप्त होते हैं। सप्तम्यंत के साथ में तृतीयांत के साथ में क्या, इदम इस अर्थ में माने इस अर्थ को कहने के लिए। ठीक है, और वो बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प करके समास होता है। आगे है समास आपका ये कंप्लीट हो गया था तत्र तेनेन स्वरूपे, और यहां पर यहाँ बीच में सूत्र छूट रहा है, कोई बात नहीं। हाँ चलिएगा, तो इसके बाद में तत्र तेनेन स्वरूपे के बाद में तेन सयेति तुल्य योगे, तेन सयेति तुल्य योगे कहता है कि तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतद् अव्ययम् तेनेति तृतीयांतेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते बहुब्रीहिश्च समासो भवति।
कि तुल्य योग में माने तुल्य संबंध में, योग माने संबंध में, समान क्रिया के साथ में समान संबंध होने पर जो सह ये अव्यय है, जो समान संबंध कौन दर्शाता है? सह शब्द। तो इसका, इस अव्यय का तृतीयांत शब्द के साथ में समास होता है, जैसे विकल्प से होता है और बहुब्री समास होता है। सह पुत्रेण आगता सपुत्राः आगताः। पुत्र और पिता का आना क्रिया के साथ में समान संबंध कौन दर्शा रहा है? सह अव्यय। ठीक है। अब इसके बाद में अंतिम समास है आपका द्वंद्व समास, चार्थे द्वंद्वाः। तो चार्थे द्वंद्वाः इसका अर्थ करते हैं, चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते द्वंद्वश्च समासो भवति। समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग समाहार इति चत्वारः चकारस्यार्थाः। तत्रेतरेतर योगे समाहारे च समासो भवति नान्यत्र सामर्थ्याभावात्। ये बहुत विस्तार से मैंने समझाया। चार्थ में मैंने च के अर्थ में से जो कई शब्द होते हैं वो समास को प्राप्त होते हैं। ठीक है, विकल्प करके। और च के चार अर्थ होते थे, आपको विस्तार से समझाया मैंने। एक था उसमें समुच्चय अन्वाचय, इन दो में समास नहीं होता है। इतरेतर योग और समाहार में समास होता है। बस इतना ही है। ठीक है, चलिएगा। और इसकी जो परिभाषा बताई थी कि उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्व, माने सभी, उभय माने सभी, जिस समास में सभी पदों के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। चलिएगा आगे है आपका उपसर्जनम पूर्वम। समास आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, उपसर्जनम पूर्वम। अब समास समाप्त हो गया मित्रों आपका। अब ये समास से ही संबंधित उपसर्जन संज्ञा को आपने खूब पढ़ा है, बहुत प्रारंभ से ही पढ़ रहे हैं, पूरी आपको समझ में आ गई है। अब केवल हल्का सा यहाँ पर आवृत्ति कर लेना है। और ये ध्यान रखना है, समास प्रकरण के साथ में आपको इस उपसर्जन संज्ञा प्रकरण को हमेशा ध्यान रखना है। समास भी जिन शब्दों में आप समास करें उनमें कौन सा पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, इन सभी सूत्रों को लगाने के बाद ही आप वहां व्यवस्था स्थापित करें। ये आपसे मेरा निवेदन है, अन्यथा आपका समास गलत हो सकता है। चलिएगा, उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। समास में उपसर्जन संज्ञा जिस पद की होती है उसको पूर्व में रखना चाहिए। ठीक है, राजदंतादिषु परम। अब इसी के अपवाद कहे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ शब्दों में उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसको बाद में भी देखा जाता है, पहले भी देखा जाता है। उसमें यहां समझ लीजिएगा, ये पढ़ा दिया था विस्तार से। ठीक है, ये कहते हैं राजदंतादिषु गण शब्देषु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम। राजदंतादि गण में पड़े हुए शब्दों में तो ऐसा जानना चाहिए जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उनका बाद में प्रयोग होता है। गण मैंने आपको दिखा दिया था तब। ठीक है, राजदंता, तो ये उपसर्जन संज्ञा दंत शब्द की हो रही थी, तो बाद में आ गया दंत। द्वंद्वे घी, कहते हैं द्वंद्व समासे घी संज्ञकम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। द्वंद्व समास में उपसर्जन संज्ञा वाला नियम नहीं लगता है, उसमें ये देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में सभी की उपसर्जन संज्ञा होती है, तो नंबर से आगे पीछे कोई भी प्रयोग हो सकते थे। परंतु कह रहे हैं, उसमें नियम कर रहे हैं कि द्वंद्व समास में यदि कोई घी संज्ञक शब्द है तो उसको तो हमेशा पूर्व में ही रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? पूर्व में ही रखना चाहिए। जैसे पटुश्च गुप्तश्च इति पटुगुप्त, तो पटु की घी संज्ञा है, शेष हो गया सखी से। ठीक है, आजाद्य दंतम, कहते हैं
द्वंद्व समास से अजाद्यंतम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। द्वंद्व समास में और भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जैसे शब्द का आदि अक्षर अच है और अंतिम अक्षर ह्रस्वाकार है, तो ऐसे शब्द को पूर्व में रखना चाहिए, बाकी के बाद में रहेंगे। ठीक है, कुछ वार्तिक आपको बताए थे, वो उसी विस्तार वाली कक्षा में आपको देखना होगा। ठीक है, चलिएगा। अल्पाक्षतरम कहते हैं द्वंद्व समास से अल्पाक्षतरम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। द्वंद्व समास में जिस शब्द के अंदर कम अच होते हैं, वर्ण में कम अच, उस शब्द को पूर्व में रख देना चाहिए, बाकी के बाद में रहेंगे। ठीक, जैसे प्लक्ष न्यग्रोध, प्लक्ष में 2 हैं, न्यग्रोध में 3 है, तो प्लक्ष पूर्व में आ गया। ठीक, चलिएगा, ये द्वंद्व समास का कर दिया। अब बहुब्रीहि समास का कह रहे हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास में भी प्राय करके सभी पदों की उपसर्जन संज्ञा होती है, तो उसमें भी अनियम होता है। सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समासे सप्तम्यंतम विशेषणं च पूर्वम प्रयोक्तव्यम। बहुब्रीहि समास में यदि कोई सप्तम्यंत पद होता है अथवा विशेषण वाची पद होता है, तो उसको पूर्व में रखना चाहिए। ठीक है, निष्ठा, निष्ठांतम शब्द रूपम बहुब्रीहि समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। और बहुब्रीहि समास में कोई निष्ठा माने कृता और कृतवतु प्रत्यंत शब्द है, तो उसका भी पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। वाहिताग्न्यादिषु कहते हैं पूर्वेण नित्यम पूर्व निपाते प्राप्ते विकल्पा उच्यते। आहिताग्न्यादिषु निष्ठांतम शब्द रूपम बहुब्रीहि समासे पूर्वम वा प्रयोक्तव्यम। माने आहितादि गण है, उसके अंदर कुछ शब्द हैं, उसमें कह रहे हैं कि जो कृत प्रत्यंत शब्द हैं या कृतवतु निष्ठा संज्ञक शब्द हैं, उनका विकल्प करके पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। अर्थात एक बार बाद में भी हो जाएंगे, एक बार पूर्व में भी हो जाएंगे। विकल्प कर दिया कुछ शब्दों के लिए। ठीक है, बहुब्रीहि समास में केवल कृत प्रत्यंत का किया मैंने, निष्ठा संज्ञक का, जैसे जात पुत्र पुत्र जाता, आहिताग्नि अग्न्याहिता, तो एक बार आगे पीछे हो गए दोनों। ठीक है, अंतिम सूत्र कडारा कर्मधारय कहते हैं कडारा मने, कडारा शब्द बहुवचन पढ़ने से क्या क्या है यहाँ पर तात्पर्य है कि कडारादि गण है। तो कहते हैं कड़ा कर्मधारय समासे कडारादय शब्दा वा पूर्वम प्रयोक्तव्य। मने कर्मधारय समास में जो कडारादि शब्द हैं उनका विकल्प करके पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, पक्ष में बाद में कर लेना चाहिए, दोनों हो जाएगा। जैसे कडारश्चाचौ जैमिनिश्च, कडार जैमिनी और जैमिनी कडारः, एक बार कडार बाद में आ गया, एक बार कडार पहले चला गया, विकल्प कर दिया। तो ये भी आकृतिगण है। तो ये मित्रों आपका मैंने पूरा विस्तार से, ये तो केवल हमने आपको सूत्रों पर आपकी दृष्टि डाली है, बस केवल हमने ये पढ़ा है। तो आपको पढ़ना तो पीछे की कक्षाओं में ही होगा। अब मित्रों अध्याय 2 हमारे समाप्त हो गए। 2 अध्याय के 2 पाठ समाप्त हो गए। ठीक है, 2 अध्याय के हमारे 2 पाद समाप्त हो गए हैं, ध्यान देंगे। ये दूसरे अध्याय के 2 पाद कहां तक, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके अंदर ही पूरा समास का प्रकरण आ गया है। अब कोई समास का सूत्र आपके लिए नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाना था प्रथमावृत्ति में आपको समास पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति समास प्रकरण को पढ़ लेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो अपने जीवन में कभी भी समास संबंधी समस्याओं से हारेगा नहीं, जीत जाएगा। कभी भी कठिनाई महसूस नहीं करेगा, आराम से समास करता जाएगा और कहां गलत हो रहा है उसको भी सुधार लेगा। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा मित्रों तीसरा पाद आरंभ होगा। इस पूरे पाद के अंदर ध्यान देंगे क्या है, तृतीय पाद के अंदर अंदर केवल विभक्ति का प्रकरण है।
कौन सी विभक्ति कहाँ होती है, ये सारा इस पाद के अंदर है। बहुत वैज्ञानिक ढंग से महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आप पूरे तीसरे पाद में आपको विभक्ति बताएंगे, प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, द्वितीय कहाँ होती है, तृतीया कहाँ होती है, चतुर्थी कहाँ होती है, पंचमी कहाँ होती है, षष्ठी कहाँ होती है, सप्तमी कहाँ कहाँ होती है, और संबोधन कहाँ होता है, ये भी बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, आप तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। हमारी ध्यान रखेंगे 51 कक्षाएं हो चुकी हैं, 51 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं। इस अध्याय की 51 कक्षाओं में संपूर्ण समास और समास से संबंधित जो उपसर्जन संज्ञा प्रकरण था वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब ध्यान रखेंगे, इसके बाद अब आपके लिए हम एक नया कॉलम बनाएंगे। एक इन 2 कक्षाओं का एक कॉलम हो गया, वो दो पादों का। अब तीसरे पाद का एक अलग कॉलम बनाया जाएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, ऐसा कॉलम पर लिखा होगा। इस वीडियो के बाद ये जो आप कॉलम पढ़ रहे थे ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और अब एक नया कॉलम आरंभ हो जाएगा जिसमें पूरा तीसरा पाद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो पर ये ध्यान रखेंगे, ऐसा मत सोचिएगा जी क्लास समाप्त हो गई। नहीं नहीं नहीं, कॉलम बनते जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलम बनेंगे। इसी प्रकार से आपको हमेशा हमेशा प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट में सब कुछ आपके लिए 24 आवर ओपन है सर्विस। खूब लीजिएगा, खूब लीजिएगा, खूब ग्रहण कीजिए, खूब पढ़िएगा, खूब शेयर कीजिएगा, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। ये कुबेर का भंडार है, आप जितना भी दान दे सकते हैं दे दीजिएगा, और कुबेर से भी बड़ा भंडार है ये। कुबेर का भंडार तो एक बार को कहते हैं थोड़ा सा कमी आ गई थी, परंतु इस भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये भंडार ऐसा है, विद्या का भंडार है। ठीक है, कोई कठिनाई है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। आपका सहयोग, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। आपके लिए हमेशा हम सेवा में तत्पर हैं। सर्वेभ्यो नमः।